हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू आइया स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज। लेक्चर है 4 और पढ़ते हैं आगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्या बता दिया था आप लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि बेसिकली एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बॉन्ड की वो किस तरीके से अफेक्ट होगी। ठीक है, फिर हमने बहुत सारे बॉन्ड्स की फ्रीक्वेंसी याद भी कर ली थी। सी बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी याद कर ली थी, CH सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी याद कर ली थी, C डबल बॉन्ड C की कर ली थी, C ट्रिपल बॉन्ड C की कर ली थी। इसके अलावा साइक्लिक जो है CH बॉन्ड वो कैसे अफेक्ट होता है, साइक्लिक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड वो कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है सॉरी, उस तरीके से मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो डिफरेंट चीज़ें आपको बता दी थी। आज हम और भी सारे ही कह लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप जो आपके होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो याद करने वाले हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एल्कोहल से। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं एल्कोहल से। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल का जो बच्चों कह लीजिए कि फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बेसिकली आपका 3200 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहता है। अब आप बोलेंगे क्या मैम इनकी जो मतलब ये सिग्नल है क्या वो इस रेंज में आने का मीनिंग ये है कि आपको एक ब्रॉड पीक मिलेगी? बच्चों ये डिपेंड करेगा आपके एल्कोहल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एल्कोहल के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब अगर देख लेते हैं एल्कोहल्स कंपाउंड्स या एल्कोहलिक compounds which have intermolecular hydrogen bonding show a ब्रॉड पीक। उनकी कैसी पीक होती है बच्चों? ब्रॉड पीक होती है। तो इस वाली रेंज में एक ब्रॉड पीक आ गई तो इसका मतलब ये होगा आपके कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वो ऐसा क्यों हुआ होगा? मान लो जैसे ROH है और एक और आपका ROH है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये फर्दर आगे आपका ये भी फर्दर आपका और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखा रहा होगा, ये भी दिखा रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कर करके फर्दर जो है वो ये वाला ऑक्सीजन भी दिखा रहा होगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन तो दिखा ही रहा है। ऐसे कर करके आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल कीप गोइंग ऑन। ठीक है, सो आपको क्या यहाँ से पता चल रहा है बच्चों? देखो, अगर ये अल्कोहल का ये वाला जो बॉन्ड है ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं। हमने बोला कि ऑक्सीजन जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन इतनी नहीं होती है। बट क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से जो आपका सिग्नल का रेंज है वो 3200 से लेकर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ से एक चीज़ ज़रा नोटिस करना कि ये आपका ब्रॉड पीक और जो आपकी इंटेंस या कह लीजिए शार्प पीक है वो क्यों डिस्टर्ब हो रही है?
वो हो रही है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिस्टर्ब। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ बातचीत करने में बिजी हो जाएगा तो डेफिनेटली ये इस ऑक्सीजन के साथ इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा फेड होने लगेगा। अगर ये बॉन्ड फेड होने लगेगा, इनके थोड़ा कमज़ोर होने लगेगा, अगर कमज़ोर होने लगेगा इनके, उसकी प्रेजेंस जो वो कम फील होने लगेगी हमारे इंस्ट्रूमेंट को कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि जाएगा बॉन्ड, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि इस बॉन्ड को ख़त्म करने की कोशिश करे, नहीं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा के वो ये प्रूव कर देगी कि ये बॉन्ड जितना तुम स्ट्रॉन्ग सोच रहे थे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है या कह लीजिए इसकी जो प्रेजेंस है हमारे इंस्ट्रूमेंट को उतना अच्छे से फील नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें एक ब्रॉड पीक मिलेगी, जबकि एकदम शार्प पीक मिलनी चाहिए थी। ठीक है, एकदम शार्प पीक मिलनी चाहिए थी। किसकी वजह से? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ध्यान बढ़ रहा है, दो जगह पे ध्यान लग रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, चलिए ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब ज़रा हम आगे चलते हैं कि ये तो था कि अगर आपका इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग है वो है, अगर वहाँ पे, अगर मान लो वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हो तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है वो कभी भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसमें आपकी हमेशा शार्प पीक ही आएगी। यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, यहीं जहाँ नहीं है यहाँ तो यहीं लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं। Compounds having intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिन कंपाउंड्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विल डिस्प्ले शार्प पीक, वही एट 3200 to 3400 सेंटीमीटर, 3200 to 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इसी रेंज में शार्प वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, मान लो ठीक है, मान लो ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, सबसे अच्छी वैसे NO2 में दिखाई जाती है, NO2 लिख दो इसकी जगह, है ना। एग्जाम्पल लिखना है तो ऐसा लिख देना जो थोड़ा सा कॉमन है, जहाँ से अदरवाइज भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, वो एक्चुअली मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही होती है। तो ये क्या करती है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही सारी बैलेंसिंग हो जाती है। फिर से एक तो बात, दूसरी बात, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये क्या है, मतलब जैसे कि अगर डिस्प्यूट है, जैसे घर में ही रह जाए तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा, है ना, बजाय के डिस्प्यूट अगर आपका बाहर हो तो, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ, अब आ रही होगी वॉइस ज़्यादा अच्छे से, है ना, अब वॉइस आएगी ज़्यादा अच्छे से, है ना। चलिए ठीक है, तो अगर आपका डिस्प्यूट अगर घर में ही हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है,
राइट। ओके, चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको, देख। ठीक है, मैं बस ये चेक कर रही थी कि कहीं उसकी वजह से वॉइस जो है वो खराब ना हुई हो। ठीक है, चलिए। तो अगर डिस्प्यूट घर में ही रहता है तो दैट्स वे बेटर कि वो अगर बाहर हो तो, है ना, उसको सॉल्व करना से ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये डिस्प्यूट घर में ही होता है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना डिस्प्यूट बाहर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है वो होती है। ठीक है बच्चों, मुझे माइक जो है चेक करते रहना पड़ेगा। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज अबाउट अल्कोहलिक ग्रुप्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अगर मान लो जैसे जहां पे आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो मॉलिक्यूल था, कोई भी मॉलिक्यूल फॉर दैट मैटर, मान लीजिए आपने ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ठीक है, ये इसमें ये रहा आपका, ठीक है, राइट। ये आगे फर्दर दिखाएगा, ये पीछे दिखाएगा। तो मान लो आपने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन करने का मीनिंग ये नहीं होता बच्चों कि उसमें पानी डालना, आप हमेशा आप उसमें एक सॉल्यूशन ऐड कर दो कोई भी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सॉल्यूशन इसमें ऐड करोगे तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ ऐसे बीच में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर वो बीच में जाके बैठ जाएंगे तो बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देंगे। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो यानी कि हाइड्रोजन, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा था, जो सिग्नल एकदम शार्प आना चाहिए था वो ब्रॉड आ रहा था। लेकिन अगर मान लो आपने उसमें ऐड कर दिया सॉल्वेंट, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ब्रॉड हो रहा था जो आपका सिग्नल है, अब आपने उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चली गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चली गई। जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चली गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चले जाने से जो सिग्नल जो सिग्नल आपका ब्रॉड हो रहा था वो वापस से शार्प हो जाएगा ना, फिर से शार्प हो जाएगा, क्योंकि ये OH का इसके सिग्नल को डिस्टर्ब करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, डाइल्यूशन will lead to weakening of intermolecular hydrogen bonding and thus the OH signal will sharpen again, फिर से आपका जो OH का सिग्नल है वो फिर से शार्प हो जाएगा। ओके, डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था, क्या चीज थी ये आपकी, OH। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। इससे ज्यादा लेक्चर, मतलब इससे एक और लेक्चर वैसे अमीन्स के लिए लगाना पड़ सकता है, बट मोस्टली इसमें हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम एसिटोएसिटेट पढ़ेंगे, मान लो ये है, ठीक है। इसके बाद आप एस्टर रखना, ठीक है। फिर आप एल्डिहाइड रखना, फिर आप कीटोन रखना, ठीक है। फिर आप कार्बोक्सिलिक
एसिड रखना, ठीक है। और यहाँ पे हम ये एक Cl वाला रखना भूल गए, R C डबल बॉन्ड O Cl। मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि सारे यहीं आ जाएं, अगर तो हमारे लिए मतलब इनको याद करना थोड़ा आसान रहता है फिर, ठीक है। मैं ज़रा इनको एडजस्ट कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा के ये लिस्ट बना के और पढ़ना चालू कर दो, याद करना है क्योंकि इन सारी वैल्यूज को। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम बेसिकली बच्चों हम पढ़ते होते हैं सिग्नल ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O जो ये है, इसके सिग्नल को सब जगह पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला। तो बेसिकली इस सिग्नल को हम बताएंगे कि ये कहाँ पे आता है, ठीक है। डन, चलो याद कर लेना इसके लिए। एक तो ये जो आपका एस्टर होता है, एसिटेट कीटोन होता है, ये आपका हमेशा ही 2 सिग्नल देगा, ठीक है। 2 सिग्नल क्यों देगा वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट ये 2 सिग्नल देगा, अभी के लिए याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगी बच्चों न्यू CO का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यू CO की लिस्ट दी जाएगी। तो इसके लिए आपका सिग्नल 1800 सेंटीमीटर इनवर्स और 1760 सेंटीमीटर इनवर्स 2 जगह आता होता है। 2 जगह क्यों आता है वो भी मैंने आपको बोला कि मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। थोड़ा शांति रखना, ठीक है। क्लोरीन वाले के लिए आपका हमेशा 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आएगा। एस्टर के लिए 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के पे आएगा। एल्डेहाइड के लिए 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा, ठीक है। कीटोन के लिए 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके लिए भी 2 वैल्यूज आती होती हैं। 1710 पे आती है वैल्यू अगर वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। अगर वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 1760 पे आती है वैल्यू अगर वो मोनोमर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो ये है आपके मेन वाले कार्बोनिल सेंटर्स, ठीक है। इनमें एक और ऐड करना है, लो यहीं पे ऐड कर देते हैं। अमाइड ऐड होना रह गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको अमाइड भी दे दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, ठीक है जी। डन, चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये 1810 और 1760 2 क्यों है वैल्यूज, और एक इतनी हाई और एक इतनी लो क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये अकेला कार्बोनिल सेंटर जो है वो, और ये ऑक्सीजन मान लीजिए अपने ये लोन पेयर यहाँ पे दे देती है अगर, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जिसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज है वो लगा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा जोरों शोरों से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है। तो ये अराउंड 1810 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है, पहली बात तो, ठीक है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। दूसरी बात, ये वाला भी जो कार्बोनिल है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली यहाँ देती है। इनफैक्ट जब एस्टर्स की बात आती है तो ऐसा पाया गया कि ऑक्सीजन का -I इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। -I इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है, इसलिए ये अराउंड 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 2 वैल्यूज आती हैं, ओके। चलिए ठीक है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया है बातें। ये क्लोरीन है, क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे,
क्लोरीन का तो डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेटिंग होता है, हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है बच्चों। यहाँ पे ओ आर है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पे ये बात आ सकती है कि अगर आप कीटोन को और एल्डिहाइड को देखो तो H और R का जो है वो कोई ज्यादा प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, सॉरी कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं होता है इनका। सिर्फ हाइड्रोजन का तो कुछ भी नहीं होता, आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओ आर ग्रुप का तो प्लस एम इफेक्ट होता है। तो इसको तो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देने चाहिए तो ये यहाँ पे जाता, और इसके लिए जो सीओ की वैल्यू थी वो इससे कम आनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट लगा के ये सीओ बॉन्ड को कमजोर कर रहा है ना, एक तरीके से इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है, एक तरीके से इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है ना, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो डेटा है सारा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आपको डेटा, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल मिला हुआ डेटा है। तो इन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एस्टर में जो आयोडीन सॉरी ओ आर ग्रुप है उसका प्लस एम इफेक्ट की बजाय कौन सा, प्लस एम इफेक्ट की बजाय माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा होगा इस केस में, जब वो आई आर इंस्ट्रूमेंट के कांटेक्ट में आता है, कौन, एस्टर, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार मैम ये क्या बात हुई, यस थोड़ी होता है, ओ आर ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट ही होता, सॉरी प्लस एम इफेक्ट ही होता है डोमिनेटिंग। इन दैट केस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल, याद तो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यही होती है इसकी वैल्यू। इसके लिए 1725, ठीक है, कीटोन के लिए 1715, डेफिनेटली कीटोन के लिए 1715 रहेगी, कम रहेगी, है ना, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस आई इफेक्ट भी लगाएगा, यहाँ से सिर्फ एक ही आर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगाने से सीओ बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा ना। देखो सीओ बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने पास लेके आने की कोशिश करेगा कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, प्लीज इसका कुछ करो। तो ऑक्सीजन बोलेगी कि चिंता ना कर, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, रख ले। तो इसके लिए कार्बन क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ, छोटा बॉन्ड बनाओ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ। तो ये क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है बना लेते हैं, तुम खुश रहो, तुम जिंदा रहने चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना यहाँ पे माइनस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा। लेकिन अगर साइड वाले ग्रुप कार्बन के ऊपर लगे हुए ग्रुप ही कह देंगे कि हम दे देते हैं तुझे इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी वो ऑक्सीजन से मांगेगा, और ऑक्सीजन से मांगेगा नहीं तो वो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा वो बॉन्ड, ठीक है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ कि जितना ज्यादा इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन इसकी मदद करने के लिए आएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो खुद ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं तो क्या बोलेंगे इस कार्बन को कि भाई अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कह लीजिए कि अपना जो पार्शियल चार्ज है वो क्या कर लेगा, ये खत्म कर लेगा, इस पे रहेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन को थोड़ी बुलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए बुलाएगा नहीं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बॉन्ड, ठीक है बच्चों। फिर आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने बोला डाइमर फॉर्म में रहा तो कम वैल्यू, और अगर मोनोमर फॉर्म में रहा तो ज्यादा वैल्यू, देखो 1760 तक जाएगी। अगर मान लो ये डाइमर फॉर्म में रहता है तो देखो कैसे रहता है डाइमर फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में ऐसे रहता होता है, ये ऐसे रहता होता है। अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ से ये क्या दिखाएगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो ये बॉन्ड तो वीक होगा ही होगा, ये बॉन्ड भी वीक होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन का ध्यान कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन की तरफ।
ये बोलेगा कि यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन मिल रही है, हाइड्रोजन इज अ गुड लिसनर, मुझे ज्यादा अटेंशन मिल रही है। कार्बन को बोलेगा कि मुझे यहाँ ज्यादा अटेंशन मिल रही है, तो मैं अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करना पसंद करूंगा, और बदले में कार्बन को क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे थोड़े से, मेरी तरफ आने दे इसको। तो इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन का ध्यान यहाँ लग गया। एक टाइम पर दो जगह पे निशाना लगाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना, ऑक्सीजन के साथ कोई भी बॉन्ड ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा। ना तो ये बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होगा, ना ही ये बॉन्ड तो है ही नहीं कुछ। ये तो सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये कोई बॉन्ड थोड़ी ना है। बॉन्ड तो असली ये ही है। तो अच्छा रहेगा अगर ऑक्सीजन इस पे ध्यान दे तो, है ना। इसलिए इसके न्यू सीओ की वैल्यू जो है वो घट जाती है, 1710 पे चली जाती है जब ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस वजह से बच्चों? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है, इसकी वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अगर 1760 यानी कि अगर मोनोमर एग्जिस्ट करेगा, अगर ये मोनोमर एग्जिस्ट करेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके क्लोरीन के आसपास चली जाएगी, या यहाँ एस्टर के आसपास चली जाएगी, एसिड के आसपास चली जाएगी, सॉरी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाना ज्यादा पसंद करेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। इसलिए होता है ये सारा कुछ, ठीक है। बाकी ये तो आपका अमाइड है। अमाइड का बॉन्ड तो ऐसे ही इतना अच्छा नहीं होता है ना। अमाइड का बॉन्ड तो ऐसे इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी लो है। देखो अमाइड का बॉन्ड कैसे बनता है, देखो C डबल बॉन्ड O, मान लो यहाँ पे NH2 है। अब NH2 में NH का नेचर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का है, माइनस आई इफेक्ट नहीं काउंट हो रहा है इसका, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट। जो हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री यहाँ पे लग रही है, हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री एस्टर पे इतना अच्छे से नहीं लग रही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी इतना अच्छे से नहीं लग रही। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो लग रही है ना, यहाँ पे तो OH का तो माइनस आई इफेक्ट होता है। हाँ जी, तो इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, ये हमें पता ही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड देखो ऐसे एग्जिस्ट भी कर सकता है, ऐसे भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। तो CO बॉन्ड को देख पा रहे हैं आप लोग कि कितना कमजोर हो गया बेचारा, है ना, कितना कमजोर हो गया। इसीलिए इसकी वैल्यू भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितनी ज्यादा कम है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या की फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, जो कि आपकी एकदम बेसिक वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन वैल्यूज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आ जाइए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं अपना काम। पहले तो मैं आपको कंपेयर करा देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि कंपेयर दी frequency of CO bond, बीच में देख भी लो, वीडियो ठीक बन रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड फॉर फॉलोइंग, इनके लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है CO बॉन्ड की, वो आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, तो आपको मान लो ये दे दिया A, ये दे दिया आपको B, ठीक है। अच्छा, एक ये भी दे दिया, मान लो ये C, एक मान लो ये भी दे दिया D। ठीक है, बोल दिया कंपेयर कर दो। तो सॉल्यूशन कैसे होगा जी? सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है कार्बोनिल सेंटर के साइड में, माइनस आई इफेक्ट, इसकी वजह से न्यू CO4C इज सबसे ज्यादा, है ना। ठीक है, फिर ये आपका एल्डेहाइड है और D भी एल्डेहाइड है, ये तो कीटोन है, कीटोन की तो कम ही होगी एल्डेहाइड से। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पे जो ये एक CH3 बैठा हुआ है ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से न्यू CO कम हो जाएगी।
हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से, हेलीकॉप्टर जा रहा है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है जी, ए और डी को अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की ज्यादा हो जाएगी इस वजह से, और डी की न्यू कम हो जाएगी, और न्यू CO फॉर बी इज लीस्ट, है ना, न्यू CO फॉर बी इज लीस्ट। ओके डन, ठीक है। ब्यूटीफुल, है ना, ठीक है, आगे कंपेयर करना। चलो अब मैं और चीजें भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐड करना है कि जी इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चों अगर मान लो आपका रेजोनेंस आ रहा है कार्बोनिल सेंटर के साइड में, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसका तो कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं लगने वाला है, इसका तो प्लस आर इफेक्ट ही है। तो ये क्या करेगा, आप देख पा रहे हैं, सीओ बॉन्ड को क्या करेगा जी, ये कमजोर करेगा। अगर सीओ बॉन्ड को कमजोर करेगा तो न्यू सीओ जो है वो घट जाएगी। किससे घट जाएगी, अरे किसके कंपैरिजन में घट जाएगी, वो कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ना हम, कि मान लो आपको कंपेयर करना है ये ए और ये बी, ए में क्या है, रेजोनेंस है, तो न्यू CO फॉर ए इज लेस देन न्यू CO फॉर बी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन, ठीक है। आ जाओ फिर इसी बात पे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, आ जाओ, ठीक है। कंपेयर frequency for CO bond of following compounds। ये दिए हुए जो कंपाउंड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना है आपने, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ, ठीक है। कंपेयर फ्रीक्वेंसी फॉर CO बॉन्ड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को आपको जो वो कंपेयर करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है जी एक तो ये ए कंपाउंड, ठीक है, एक दिया हुआ है ये बी कंपाउंड, एक सेकेंड रुको बच्चों, ये सारे कंपाउंड्स एक जैसे होने चाहिए, है ना। ओहो फिर से मंत्री जी आ गए भाई, बच्चों तैयार रहना शोर के लिए, शोर इज जस्ट कमिंग, सी, ठीक है डन। इनको कंपेयर करना आपने। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपल एस्टर है, तो न्यू CO 1735 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके आपके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पहले ही एस्टर में माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब के लगा लो कि तबाही मच जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, इसकी वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच के ये बॉन्ड को, या कह लीजिए कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो ऐसे में ये कंपाउंड का जो न्यू CO है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा देन 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, इससे ज्यादा होगा भाई,
ठीक है, ये इतना होगा, इससे ज्यादा होगा बट ये, लेकिन सी में देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से जो आपका न्यू सीओ है वो एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कम कितना हो जाता है बच्चों, ये 17, ये वैल्यू ना 1600, एक सेकेंड, ये क्या आपका कीटोन है ना 1735, तो रेजोनेंस की वजह से ±10 टू ±40 तक बात चली जाती है। ठीक है, यानी कि अगर घटना है तो 10 से 40 के बीच तक घट सकता है। तो ये आपका है कीटोन, है ना, कीटोन के साइड में एल्कीन लगा हुआ, कीटोन के लिए 1715 वैल्यू बताया मैंने, उसमें से आप चलो ना तुम्हारी ना मेरी 30 घटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो 30 घटेंगे तो वो 1680 के अराउंड चला जाएगा। तो वैल्यू जो 1680 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाती है, इससे भी कम भी चली जाती है कभी कभी। ठीक है, डिपेंड करेगा वो तो। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हाँ यहाँ पे देखो, तो ये आपकी, मैंने क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही 10 से 40 के बीच का हो सकता है। अब हमने क्या बोला कि ये ज्यादा होगी 1735 से, 1735 से ज्यादा कितना, 10 या 40, ना 10 ना 40, ऐसा करते हैं घटा देते हैं, इसमें से 30 घटा देते हैं, तो ये न्यू सीओ जो है वो लगभग 1690 से लेके 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाएगी। ठीक है, डन। और ये यहाँ क्या होगा जी, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये तो घटेगा, ये तो इसकी वजह से घटेगी वैल्यू, और न्यू सीओ अभी, अरे ये भी घटा दी है, ओ माय गॉड, ऐड करनी है भाई, इसमें 30 और ऐड कर दो, तो न्यू सीओ की वैल्यू 1760 सेंटीमीटर इनवर्स तक जा सकती है। यहाँ पे लगभग इतनी चली जाती है, और घटती भी है तो 10 से 40 सेंटीमीटर इनवर्स तक घट सकती है। तो 1680 से लेके 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक का घटना आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये है आपका रेजोनेंस का इफेक्ट। अब देखो डायरेक्शन मैटर करती है ना, अगर इस तरफ लगा हुआ मिला ऑक्सीजन के एस्टर्स में, इस तरफ लगा हुआ मिला तो देखो वैल्यू को बढ़ा देगा, और अगर इस तरफ कार्बोनिल सेंटर की तरफ लगा हुआ मिला तो वैल्यू को घटा देगा। समझ रहे हैं, तो ये मैटर करता है कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, ये मैटर करता है ना। अगर आप गलत डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट 0 भी दे सकता है, 0 नहीं कह सकते वैसे, पढ़ने का रिजल्ट कभी 0 नहीं आता है, लेकिन वो आपको रिजल्ट उतने हो सकता है अच्छे ना दे। तो डायरेक्शन मैटर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कार्बोनिल सेंटर्स से रिलेटेड। जैसे और मान लो जैसे ये आपको बोल दे, ये कंपेयर करने को बोल दे आपको, कि एक ये है कंपाउंड और एक कंपाउंड आपका ये है। ठीक है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है ना। इसमें ये पीएच का मीनिंग क्या है जी, फिनाइल। फिनाइल क्या करता होता है बच्चों, फिनाइल होता है जी ये फिनाइल रिंग है ना, ये आपकी फिनाइल रिंग है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, तो ये एक तरीके से आपका प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, है ना, ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा तो न्यू सीओ घट जाएगी, तो न्यू सीओ जो है वो घट जाएगी। तो ये कंपाउंड ए है और बी है, तो अगर कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो न्यू सीओ फॉर बी इज लेस देन न्यू सीओ फॉर योर ए। ठीक है, न्यू सीओ फॉर योर कंपाउंड ए। ठीक है, ऐसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सेम क्वेश्चन
कंपेयर न्यू सीओ। अगर आपको न्यू सीओ कंपेयर करने के लिए दे दे कि कंपाउंड एक ए ये वाला कंपाउंड है, एक कंपाउंड बी ये वाला है, और एक आपको कंपाउंड मान लो ये वाला सी कंपाउंड ये दे रखा है, कर लो अब आप कंपेयर। तो न्यू सीओ फॉर ए इज सबसे ज्यादा, न्यू सीओ फॉर बी, एंड देन न्यू सीओ फॉर सी। समझ रहे हैं सारे बच्चे? न्यू सीओ फॉर सी। डन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो रेजोनेंस चलेंगी, यहाँ पे आपकी सिर्फ एक रेजोनेंस चलेगी और यहाँ पे आपकी कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इसके लिए वैल्यू 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड है, तो इसके लिए इसमें से 10 से 40 के बीच की वैल्यू घटा दो, 30 के अराउंड अगर अब तुम घटा देते हो तो ये 1680 से लेके मान लो 1690 के बीच में आती है। तो इसके लिए 1680 से 1690 से भी ज्यादा कम वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, इसके लिए लगा लो कि 1640 या 46 के अराउंड जो आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो चला जाएगा। ठीक है, डन? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपके ये कार्बोनिल कंपाउंड्स साइक्लिक आ जाते हैं, अगर साइकिल के अंदर का, साइकिल के बाहर, अंदर तो कैसे ही है ना, अंदर तो कार्बोनिल सेंटर नहीं हो सकता ना। अभी कुछ महान बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं हो सकता, ये कार्बोनिल सेंटर है। लो भाई बच्चों दिखा देते हैं तुम, ये कार्बोनिल सेंटर, ये रिंग के अंदर कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे? पॉसिबल नहीं है ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, बेचारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर और वो स्टेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, तो प्लीज ऐसे ऐसी बातें, बहकी बहकी बातें जो मैंने गलती से अभी अभी कर दी थी, ऐसे ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें। ठीक है, चलो एक बार जरा देख लो सब ठीक है, everything is fine, let's keep on doing what we are doing। तो हाँ जी, साइक्लिक हमारा काम क्या है? साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख देती हूँ सीधे ही, कि जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2-3 तरीके से पढ़ा दूंगी मैं आपको। एक ये हो गया। अब पीछे जो मैंने बात लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाई है, बस वो अप्लाई करनी है। यहाँ एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ 120 है, ओहो 120 नहीं है, यहाँ 109 के अराउंड है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्ट नहीं लिख रही हूँ, 120। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं जी, लेफ्ट टू राइट देखो, रिंग के अंदर का एंगल बढ़ रहा है, रिंग के अंदर एंगल बढ़ रहा है, बट रिंग के बाहर का एंगल घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, रिंग के बाहर का एंगल जो है वो, ये देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एंगल घट रहा है। तो हमने क्या बोला था कि वहां पे फोकस करना जहां पे आपका एंगल बना हुआ है। अब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोगों का एंगल कहाँ बना हुआ है बच्चों? रिंग के बाहर बना हुआ है। तो अपने को किस एंगल की तरफ, किस एंगल के ऊपर अपनी नजर रखनी है? जो ये रिंग के बाहर वाला एंगल है, रिंग के जो बाहर वाला एंगल है उस पे अपने को अपनी नजर रखनी है, इसको नजर रखनी है, इसको नजर, इस पे नजर रखनी है, इस पे नजर रखनी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस पे नजर रखनी है तो ये तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट टू, ना लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जाते हुए राइट में अगर आप मुड़ेंगे, मैं इस एंगल को ना कुछ नाम दे देती हूँ, मान लो ये ए ही नाम देती हूँ, बी कंपाउंड के लिए एंगल का नाम बी ही रख देती हूँ, सी के लिए इस एंगल का नाम सी ही रख देती हूँ,
डी के लिए एंगल का नाम डी रख देती हूँ। मूविंग लेफ्ट टू राइट एंगल ए सबसे ज्यादा है, बी कम है, सी और डी तो सबसे कम है। वी नो, हमें तो पता है, बट वी नो दैट ग्रेटर द एंगल बिटवीन बोन्स, है ना, बिटवीन बोन्स ग्रेटर द एंगल बिटवीन बोन्स, ग्रेटर द, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा, ग्रेटर द एस कैरेक्टर इन बोन्स, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन। ठीक बच्चों, तो अगर बच्चों ये एंगल बढ़ रहा है, जितना ज्यादा, देखो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना, जब लेफ्ट टू राइट, अच्छा ये रहा, तो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बढ़ रहा है। अगर ये जितना ज्यादा ये एंगल होगा बच्चों, जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, है ना, ये तो बता दिया ना। ये इस बेसिस पे, ये इस बेसिस पे समझ लेना बच्चों, रिपीट कर देती हूँ, कुछ बच्चों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, जो जिन्होंने सीधे यहाँ पे इस वीडियो पे जंप करने की सोची होगी, हो सकते हैं ऐसे महान भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बच्चों, महानता अपनी जारी रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगता है पढ़ना वैसे पढ़िए आप, क्या दिक्कत है, सीरीज से क्या लेना देना है, हट, पागल है टीचर तो जो सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं तुमको, है ना। तो sp3 यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर 33% रहता है, एंगल 109 के अराउंड रहता है, यहाँ पे एंगल 120 रहता है, और एस कैरेक्टर जो है वो आपका कितना कितना रहता होता भाई, अरे 1/3 रहता होता, देख लेना 1/3 कितना होता है, यहाँ पे हाफ रहता होता है ना, यहाँ पे रहता है 1/3, तो 1/4 है यहाँ पे, सॉरी, हाँ 33% नहीं 25% होता है यहाँ पे, ओहो ओ मम्मा रे, 25%, 1/4 रहता है, यहाँ 25% रहता है, यहाँ 33% रहता है, एंगल 120 रहता है, यहाँ पे एंगल 180 रहता है, तो आपका एस कैरेक्टर कितना, हाफ रहता है, 50% एस कैरेक्टर रहता है। एस कैरेक्टर होने का मीनिंग क्या है, जो आपके कार्बन के साथ, कार्बन एटम जिसके साथ बॉन्ड बनाना है किसी भी एटम को, उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन की नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आपका एस कैरेक्टर उसमें ज्यादा है, ऐसे में उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ऐसे में जो भी बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला इंटेंसिटी पीक्स की या पीक्स की पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है, तो हमने बोला कि जी अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऐसे कार्बन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। वो किस बात पे डिपेंड करता है, एंगल, एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एस कैरेक्टर माना जाएगा। तो हम देख रहे हैं वहां से वहां जैसे जैसे आप मूव करोगे तो ये एंगल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया है कि कैसे पता कि एंगल बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अंदर वाला एंगल ये जो है आपका, ये 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है, तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, लेकिन इसमें अंदर वाला एंगल 109 है, तो 360 में से 109 घटाना बच्चों, 1 5 4 2 250 का आधा, 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 125 के अराउंड चला जाता है एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका अराउंड 125 चला जाता है, ठीक है, ये 90 घटा दो 360 में से, ये पूरा एंगल 360 का होगा ना, 360 में से 90 अगर घटा दोगे तो 200 क्या कितने बचेंगे, 270 बचेंगे, उसका आधा करो तो 135 बचेगा ये, ठीक है, तो ये एंगल 135 बचेगा, है ना, ये एंगल 135 बचेगा, ठीक है, 135 और 90, ठीक है, सारे बच्चे आई होप समझ पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 125 बचेगा, तो देख पा रहे हैं ना आप लोग कि एंगल बढ़ रहा है,
ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंगल 150 के अराउंड चला जाएगा, तो ये एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 150 के एंगल अराउंड चला गया, 180 के पास ही पहुंच गया, तो ये तो एकदम एकदम मान लो ये वाली कार्बन तो एक तरीके से sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आसपास पहुंच जाएगी, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आसपास पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से s कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एंगल आप देख पा रहे हैं कि जी ये सबसे बड़ा एंगल है, ऐसे में ये वाले बॉन्ड में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए न्यू CO4A इज सबसे ज्यादा, फिर न्यू CO4B, फिर न्यू CO4C एंड देन न्यू CO4D, न्यू CO4D। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये है एक तरीका याद करने का, बाकी मतलब ये है तरीका समझने का, बाकी याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके बच्चों, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं कि अगर आपको एक मैं उठा के क्वेश्चन दे दूं तो क्या होगा, आ जाओ क्वेश्चन, कंपेयर न्यू CO4 फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आपको कुछ कंपाउंड्स दे दूं उसके लिए न्यू CO अगर फॉलो करना मतलब आपको अगर जो कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, और ये आपका क्लोरीन लगा हुआ है, इसको रहने दो अभी, इसको मैं अलग से आपको SIR इफेक्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, और मान लो इसके साथ आपको कंपेयर करना है, इन तीन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी, A, B और C। ठीक है, न्यू CO कंपेयर करनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो, और ये लो आपका सॉल्यूशन साथ के साथ। तो न्यू CO4 A should be highest, then न्यू CO4B and then न्यू CO4C। ठीक है बच्चों, ये होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखोगे क्यों, क्योंकि Cl क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस बेस्ड होता है, तो ये इसके ज्यादा पास है, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स अगर CO से तो उसका न्यू CO बढ़ेगा, है ना। जबकि ये आपका माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो थोड़ा दूर से लगाएगा, और यहाँ पे तो कोई माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ही नहीं है, बेंजीन उल्टा प्लस R इफेक्ट लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, लेकिन ये क्लोरीन की प्रेजेंस जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बहुत खींच के और जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ से होमवर्क दे देती हूँ कि इसको आप डबल चेक करके आएंगे। कहाँ से, इसके लिए आप बुक पढ़िएगा, आप इसके लिए पाविया, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया, ठीक है, ये आप लोगों का काम है घर से, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया एंड पाविया ETO लिख सकते हैं, वैसे ETO लिख सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में भी वहाँ पे जो है वो राइटर्स हैं, इनके दोस्त होंगे शायद। ठीक है, तो ये पढ़ के आइएगा, उसमें देख के आइएगा कि क्या उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, लेट मी सी, सब कुछ सही है, हाँ ओके डन। अब मैं इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन घर से दे भी देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कंपेयर न्यू CO4 फॉलोइंग। ठीक है, आपको न्यू CO कंपेयर करनी है
यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाला मेरे को आपको पढ़ाना है अभी, SIR इफेक्ट अभी पढ़ाना है बच्चों। Cl OMe OH, ठीक है। इनके लिए आप कंपेयर करके आइएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए ठीक है, इनको आप कंपेयर करके आइएगा। देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको ये जो काम है ये आई थिंक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। ओके, सॉरी, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। क्योंकि मैंने साइक्लिक कंपेयर न्यू CO फॉर फॉलोइंग, ये A है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ठीक है, तो इन सब का आपको न्यू CO कंपेयर करना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स का मैंने आपको कार्बन न्यू CO स्ट्रेंथ जो वो सिखा दी है कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको उनकी सारी वैल्यूज में बता दूंगी, बट अभी मैंने जो है वो आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोला है, तो कंपेयर करके आना, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में वैल्यूज के साथ करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।